बीजेपी चुनाव जीतना जानती है, या यूं कहें कि बीजेपी हर चुनाव जीतना चाहती है और उसके लिए हर संभव प्रयास करती रहती है। अब देखिए, स्ट्रैटेजी बनाती है, संगठन पर पकड़ रखती है, संगठनों की बैठकें होती हैं लगातार, कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है, कार्यकर्ताओं से संपर्क रखती है और नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ती है, जनता को पार्टी के साथ संपर्क में रखती है, नए लोगों को अपने साथ जोड़ती है और जमीन पर काम करती रहती है निरंतर। क्योंकि जीत यूं ही नहीं मिल जाती, जीत के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। उसकी स्ट्रैटेजी, फॉर्मूले के परफेक्शन का कोई जवाब नहीं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव याद होंगे आपको 2013 से, और अब तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठन के साथ साथ स्ट्रैटेजी और सत्ता में जो परिवर्तन देखा है, वो उसका एक अनोखा एग्जाम्पल है। राजस्थान जीत लिया, अगर हालिया की बात करें, मध्य प्रदेश जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया। ये केवल 3 हिंदी पट्टी राज्य नहीं है, ये परसेप्शन की लड़ाई थी जो जीत ली है। और अब बारी है उस चुनाव की जिसमें भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने की तैयारी कर रही है और उसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह ने चक्रवर्ती प्लान तैयार किया है। अब क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला, और इसको अब सीक्रेट ना भी कहें तो चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण में और अमित शाह के हर बैठक की प्लानिंग में ये साफ नजर आता है कि अब 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका लक्ष्य पाने के लिए वो क्या कुछ कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से एक बयान दिया युवाओं को लेकर। उससे पहले कैसे केरला जाके महिलाओं के साथ संपर्क साधा। ये हर वो कदम आप अगर उनको बहुत बारीकी से नोटिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 2024 के जो इतिहास गढ़ने वाले हैं उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में क्या कुछ होने वाला है। अब आज इसका जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, आज तक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका पार नहीं पा पाई है, जबकि सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव की धुरी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब एक ऐसा चेहरा नरेंद्र मोदी जिसे बीजेपी जीत की गारंटी मान चुकी है, संग भी मान चुका है, और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी का चैलेंज है। कुछ सवाल हैं जो आज हम पूरे इस एपिसोड में आपसे करने वाले हैं। पहला ये कि 24 में मोदी जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे, बीजेपी 400 पार का टारगेट पूरा कर पाएगी। दूसरा ये कि क्या इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर देने का मादा रखती है या पूरी तरीके से तैयार है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर बीजेपी की उस रणनीतिक शक्ति की बात करूंगी जिससे 2024 के चुनाव के लिए वो पिछले 3 साल यानी 2020 से तैयारी कर रही है। बीजेपी रुकना नहीं जानती। एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाती है और वो हर चुनाव को एक अग्नि परीक्षा की तरह ही देखती है। 24 का चुनाव भी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। उसे पार करने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया है, आज उस पर हम सबसे बड़ा एनालिसिस करने जा रहे हैं। 7 पॉइंट्स हैं। हम आपको बीजेपी की तैयारी की पूरी पटकथा समझाएंगे पॉलिटिकल कॉरिडोर में, उसको डिकोड करेंगे। पहला क्या है, 24 के लिए मोदी का चक्रवर्ती प्लान। दूसरा, RAM, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब हम राम को हमने कैपिटल में RAM किया है और इसकी वजह है क्या, राम बना पाएंगे मोदी का काम। तीसरी बड़ी बात है, 24 में युवा इन ओल्ड आउट, क्या ऐसा होगा। और चौथा, मोदी का चेहरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जीत का सेहरा होगा। ये तमाम बात है। और पांचवा, सर्व समाज का सम्मान, क्या है बीजेपी का बौद्ध प्लान। और छठा, मुस्लिम वोट पर नजर, शुक्रिया भाईजान का कितना असर। 7वीं बड़ी बात, जो 7वां प्लान है, वो है मोदी का नारी वंदन। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी की धुरी के साथ 2024 की नैया पार लगाने की तैयारी है। मोदी का नारी वंदन 24 में जीत में अभिनंदन। अब देखिए, बीजेपी की टीम अपना टास्क फुल मार्क्स के साथ पास करने के लिए हर लेवल पर रणनीति बना रही है। पार्टी 2024 में जीत पक्की करने के लिए उन 48 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतारने की योजना बना रही है, जहां पिछली बार, ये ध्यान से सुनिएगा आप,
उन 48 सीटों पर योजना बना रही है जहां पर पिछली बार जीत हार का अंतर केवल 2% से कम रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी या तो 2% से जीती है या उससे कम से जीत नहीं पाई है, यानी मार्जिन बहुत कम है। तो वहां पर किसको उतारी है वो मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी जिन सीटों पर 35 से 52 से ज्यादा 2% पे जहां पर जीत हार का असर रहा है वहां पर किनको उतारेगी, दिग्गज नेताओं को उतारेगी। लेकिन इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी तैयार की है कि बीजेपी जिन सीटों पर 35 से 52% से ज्यादा के अंतर से जीती थी वहां नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा, यानी युवाओं को, नए चेहरों को, क्योंकि वहां पर जीत का मार्जिन काफी बड़ा है। तो जो आश्वस्त सीटें हैं वहां पर नए चेहरों को उतारा जाएगा, जहां पर मार्जिन कम है वहां पर दिग्गजों को उतारा जाएगा जिनका इन्फ्लुएंस है। तो अब आपको और समझाते हैं कि पिछले चुनाव में 0.2 से 1.91% तक कुल 48 लोकसभा सीटें थी जिनका मैं जिक्र आपसे कर रही थी, जहां पर हार जीत बहुत कम था, यानी कि 0.2 से 1.91% का हार जीत का 48 सीटों पर मार्जिन था। उन 48 में से 27 सीटें ऐसी थी जहां प्रत्याशी केवल 1% के कम से चुनाव जीते थे, जबकि 50 सीटों पर जीत का अंतर 35 से अधिक रहा। उनमें 40 से ज्यादा पर बीजेपी जीती थी। हर हारी हुई सीट और जहां जीत का अंतर कम था वहां बाजी कैसे पलटी जाए इस पर मोदी शाह की नजर रही है। पिछले 3 साल से तैयारी हो रही है और इसी बीच ये माना जा रहा है कि जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। अब ये क्यों? ये जो नया प्रचलन चला है कि पहले लिस्ट जारी कर दी जाए, एक तो उससे कॉन्फिडेंस दर्शाता है, दूसरा प्रत्याशियों को मौका मिलता है ज्यादा लंबे समय के लिए जनता के बीच में रहने का, अपनी बात रख पाने का, पार्टी ने क्या क्या किया वो बात रख पाने का। तो जब आपको ज्यादा समय मिलता है तो आप जमीन पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी अपनी पहली सूची 164 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। ये वही उम्मीदवार होंगे जिनको ज्यादा टाइम दिया जाएगा तैयारी का, जहां पर बीजेपी को कोई इफ और बट नहीं है, जहां पर बीजेपी को ये नहीं देखना कि सामने वाली प्रत्याशी किसको, पार्टी किस प्रत्याशी को उतार रही है। माना यह भी जा रहा है कि वो वही सीटें हैं जहां बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल हो सकता है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची, एक बार मैं आपको और एक खास बात बताना चाहती हूँ, ये पहली जो सूची हम अनाउंस करते हैं, जैसा मैं जिक्र कर रही थी कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की सीटों का नाम का ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटों की सूची तैयार भी कर ली है जहां प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में होंगे। उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए। ये वो सीटें हैं, जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। रायबरेली है, रायबरेली सोनिया गांधी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठा की बात है दोनों ही पार्टीज के लिए। मैनपुरी है, बिजनौर है, सहारनपुर है, संभल है, मुरादाबाद है, गाजीपुर है, आप देखिए स्क्रीन पर लगातार नाम चल रहे हैं, जौनपुर है, रामपुर है, आजमगढ़ है, नगीना है, अमरोहा है, अंबेडकर नगर है, श्रावस्ती है, घोसी है, घोसी बहुत महत्वपूर्ण सीट है ट्रायंगल के लिहाज से, सपा के लिहाज से, लालगंज है। इनमें कुछ सीटें सपा का गढ़ मानी जाती हैं, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। और बीजेपी की कोशिश इस बार इन्हें इन तमाम सीटों को अपने पाले में लाने की है, और जिसके लिए स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार ये सब कुछ तय हो चुके हैं। ऐसा ही बिहार में, जैसे नवादा हुआ, सुपौल हुआ, किशनगंज हुआ, कटिहार हुआ, मुंगेर हुआ, गया हुआ, सुपौल हुआ, नालंदा सीट, ये पहली सूची में नाम घोषित किए जा सकते हैं। केरल में त्रिशूर हुआ, इसके अलावा पत्तनमथिट्टा एक जगह हुई, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम जैसी सीटें हैं जो पहली लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। और केरल एक मेजर एजेंडा इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बाद से केरल में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, तो केरल एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टारगेट है। तो पहली लिस्ट में कौन से नाम आ सकते हैं? तो बारामती है, बुल्ढाना है, औरंगाबाद है, पंजाब में अमृतसर हुआ, आनंदपुर साहिब हुआ, बठिंडा हुआ, गुरदासपुर सीट, और पंजाब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, गजेंद्र सिंह शेखावत को वहाँ का जिम्मेदारी भी दी हुई है। अब बीजेपी से अच्छी तरह से बीजेपी ये जानती है कि 2024 की राह उसके लिए आसान नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है।
इस बार 350 का टारगेट ऑफ रिकॉर्ड वो खुद का कहती है और 400 अपने गठबंधनों के साथ 400 का टारगेट मानती है। इस बार वो इतिहास रचना चाहती है या संभवतः 403 का टारगेट तोड़ना चाहती है। तो ऐसे में टारगेट बड़ा है तो राह आसान नहीं है। पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 303 सीट्स पर जीत मिली थी। अब 133 सीटों पर वो चुनाव हार गई थी। अब 31 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव पे। हारी हुई सीटें और जिन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए उसे मिला दिया जाए तो 164 सीटें होती हैं। बीजेपी ने इन सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांटा है और 80 सीटों को 2 कैटेगरी बनाई है। इन 164 सीटों का क्लस्टर की जिम्मेदारी 45 मंत्रियों को सौंपी गई है। हर मंत्री को जिम्मा दिया गया है कि वो वहां पर जाएं। हर मंत्री के जिम्मे 2 से 3 सीटें भी दी गई हैं। यानी आप फर्ज कीजिए एक कद्दावर मंत्री अगर 3 ऐसी सीटें जहां पर वो हारती आई है या बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है वहां पर अगर वो काम करे, उसका फीडबैक ले, कार्यकर्ताओं से मिले तो कुछ तो फर्क आएगा। या तो वो सामने वाली पार्टी को चुनाव हराने में मदद करेगी या जीत पार्टी को जिताने में। तो 2 से 3 सीटें एक मंत्री को दी गई हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 20 क्लस्टर बनाए हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो, लेकिन आश्वस्त है नहीं, क्योंकि वो तैयारी पूरी करना चाहती है, बड़े मार्जिन से जीतना चाहती है। तो उन 80 सीटों के लिए 20 क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। हर क्लस्टर में 3 से 5 लोकसभा सीटें आती हैं, उसकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा सीटों पर कैसे जीत सकेगी उसका प्लान तैयार हो रहा है। तो जिन सीटों पर वो नहीं लड़ी थी उन सीटों को भी इसमें ले लिया गया है और आगे आपको प्लान बताते हैं। मोदी 400 से ज्यादा सीटों के साथ हैट्रिक कैसे लगाएगी उसका प्लान बन रहा है। इन सवालों का जवाब बीजेपी की नई रणनीति से आपको मिल जाएगा, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ, जिसका प्रयोग 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किया भी गया था। उसके उदाहरण के साथ आपको बताते हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया था। आपने देखा होगा, चौंकाने वाली बात थी। सीईसी में भी नेताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सांसदों को उतार दिया जाएगा, मंत्रियों को उतार दिया जाएगा। तोमर जी को उतार दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को उतार दिया जाएगा, राजस्थान में इतने बड़े नेताओं को उतार दिया गया, दिया कुमारी को उतार दिया गया, बाबा बालकनाथ को उतार दिया गया। तो ठीक वैसे उसी तर्ज पर उसी का नतीजा आपने देखा भी कि किस तरीके से तीनों राज्यों में जीत हासिल हुई है। सेम उसी फॉर्मूले को आगामी लोकसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी मंत्रियों को इस बार के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। 40 मंत्रियों को पार्टी कमजोर सीट पर उतार सकती है। माना यही जा रहा है कि उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और बंगाल, खास तौर पे 5 राज्य, इसमें महाराष्ट्र भी जोड़ सकते हैं, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कद्दावर नेताओं को उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार की कुछ सीटों पर भी ऐसा फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अब महाराष्ट्र और बिहार में सियासी समीकरण आंकड़ों के लिहाज से कठिन दिख रहे हैं, इसीलिए यहां बड़े अंतर से जीती गई आधा दर्जन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी: बीजेपी अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल और यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी नाम इसमें शामिल है। इन तमाम दिग्गजों पर दांव लगा सकती है, या यूं कहें कि कठिन सीटों पर दांव लगाकर इन दिग्गजों को वहां पर उतार सकती है। बीजेपी इस बार 70 साल से अधिक उम्र या 3 बार से ज्यादा जीते हुए लोकसभा सांसदों को टिकट नहीं देने का मन बना रही है, लेकिन इसमें एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि अगर कोई सांसद, कोई नेता 70 साल का है या उससे अधिक का है और अगर वो जिताऊ है, उसके इलाके में उसका कोई विकल्प नहीं है, तो वो चुनाव लड़ेगा। वर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 70 के पड़ाव के पार हो चुकी है। आज की तारीख में 56 ऐसे सांसद हैं। इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि क्या वो घर बैठेंगे, क्या वो संगठन के लिए काम करेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, और ये सब कुछ जिताऊ उम्मीदवारी पर डिपेंड करता है। आप 70 से ऊपर हैं, अगर आप जिताऊ हैं, आपका कोई विकल्प नहीं है वहां पर,
जनता से आपका जुड़ाव है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मोदी और अमित शाह पहले क्लियर कर चुके हैं कि जिताऊ उम्मीदवारी ही इकलौता मापदंड है। वहीं 3 या उससे ज्यादा बार लोकसभा की बात कर लेते हैं कि कई 3 बार से लोकसभा सांसद रह चुके हैं या 3 बार से ज्यादा, उनके लिए भी अलग तरीके से बात है। अब आपको उनका आंकड़ा ही बता देते हैं कि 3 या उससे ज्यादा बार लोकसभा सीट जीतने वाले सांसदों की बात करें तो आंकड़ा 20 पहुंच चुका है। तो 20 ऐसे सांसद हैं जो 3 बार से या 3 बार से ज्यादा से लोकसभा का चुनाव लड़े जा रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि इस बार नए चेहरों को उतारा जाए, क्योंकि हम कहते हैं ना, युवाओं को जोड़ना है, नए लोगों को जोड़ना है, विस्तार करना है पार्टी का, तो वो कहाँ हो सकता है? तो नए चेहरों को जगह दी जाएगी। और इतना ही नहीं, हर लोकसभा सीट से सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, तभी तो पता लगेगा कि आप जिताऊ हैं नहीं है, आपका विकल्प है नहीं है, आपका काम कैसा था और आप बेसिकली आप जिताऊ हैं या नहीं। अब इस बार बीजेपी की नज़र युवाओं को लेकर महिला नेताओं पर भी ज़्यादा है। भले ही महिलाओं के लिए आरक्षण अभी समय लगेगा, आरक्षण की बात हो चुकी है, बिल पास हो चुका है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि महिलाओं को भी मैदान में उतारने की जो संख्या होगी वो 33 ना हो, लेकिन पहले से ज़्यादा होगी। यानी कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है और जिसके सामने विपक्ष का हर प्लान फेल भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष अभी तो अपने सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है, ना उनके पास फिलहाल कोई मुद्दा है। ऐसे में विपक्ष को भी, जैसे कहते हैं कि पुल अप द सॉक्स, यानी उनको अपनी तैयारी में और तेज़ी लानी होगी रणनीति में। अब चुनाव में जीत की गारंटी के लिए बीजेपी ने एक और प्लान सेट किया है। वो प्लान है राम, RAM। राम का मतलब राम, प्रभु राम और RSS। A का मतलब अयोध्या और M का मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो राम में समझ आते हैं। मतलब अगर हम बात करें, राम में सब कुछ समझ आते हैं, लेकिन ये बीजेपी का प्लान है। RAM, राम प्लान के जरिए कैसे बीजेपी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विजय की तैयारी की है। 14 जनवरी के बाद बीजेपी मिशन 2024 को नई धार, नई रफ्तार देने वाली है, लेकिन प्लानिंग को जीत का फुल प्रूफ फॉर्मूला बनाने के लिए तैयारियों की जरूरत होती है। अब बीजेपी जीत के वास्ते अयोध्या के रास्ते जाना चाहती है। बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाना चाहती है और लगातार बैठकें कर रही है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि 2024 के चुनाव में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसे में राम के नाम का क्या बीजेपी काम, जैसे कहते हैं कि क्या राम का नाम बीजेपी का काम बना पाएगी? इस सवाल का जवाब हाँ में हो सकता है। और ऐसे में वो कैसे है वो आपको समझा देते हैं। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी, उसके बाद लगातार 50 दिन तक 50,000 भक्तों को अयोध्या बुलाकर रामलला के दर्शन कराने का प्लान बीजेपी पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है, कन्वे कर चुकी है, तैयारी पूरी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 22 जनवरी के बाद अपने क्षेत्र के लोगों को दर्शन करवाने अयोध्या लेकर आएं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भरपूर साथ मिला है और वो भरपूर तरीके से काम कर रहा है। संघ ने 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़, आंकड़े पर गौर कीजिएगा, संघ ने 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान बना लिया है और हर 100 श्रद्धालुओं में संघ का एक स्वयंसेवक व्यवस्था देखने के लिए अपॉइंट किया गया है। बीजेपी और RSS की इस पूरी रणनीति से आप समझ सकते हैं कि किस कदर 24 में राम के नाम पर मोदी को बम्पर वोट मिलने वाले हैं। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर बीजेपी की राह और भी आसान कर दी है। कहीं ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस पर वॉक ओवर साबित ना हो जाए। बीजेपी की नज़र सिर्फ हिंदू वोटों पर ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में शुक्रिया भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाएं मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस योजना की टैगलाइन भी न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये रखी गई है। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में बीजेपी की योजना यूपी में सभी 75 जिलों को कवर करना है, जहां पर आबादी, मुस्लिम आबादी काफी है। प्रति जिले में लगभग 1000 मुस्लिम महिलाएं लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी है।
अब शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के उनके लिए किए गए कामों के बारे में अवगत कराया जाएगा और आगे उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो क्या चाहती हैं, उस तरीके से काम किया जाए वो भी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक अरब मुल्क के मुस्लिम राष्ट्रपति के साथ रोड शो कर देश के 20 करोड़ मुसलमानों को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर अपने मित्र को गले लगाकर मोदी ने बहुत कुछ जता दिया है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद का गुजरात दौरा 24 में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, नए वोटर्स को साथ जोड़ सकता है। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जाएंगे, वहाँ एक बड़े मंदिर का निर्माण का उद्घाटन होगा। तो ऐसे में जिस तरीके से मुस्लिम मुल्क और उन तमाम लोगों से जो उनकी दोस्ती और करीबी बढ़ेगी, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 24 में ऐतिहासिक जीत पाना चाहती है और इसके लिए बीजेपी को हर तबके का वोट पाना होगा और इसके लिए बीजेपी नई रणनीति बना रही है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी फरवरी में बौद्ध सम्मेलन करने का प्लान बना रही है। अब ये बौद्ध सम्मेलन से क्या होगा, ये क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। 3 फरवरी को बौद्ध सम्मेलन करने की योजना है। देश में अलग अलग राज्यों में बौद्ध सम्मेलन के जरिए दलित वोटों को साधने की रणनीति पर काम हो रहा है। बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी राष्ट्र महामंत्री दुष्यंत गौतम को दे दी है। बीजेपी 3 सम्मेलन कराने की तैयारी में है। सम्मेलन नहीं होंगे, वो महासम्मेलन होंगे जिससे देश भर के दलित जो हैं वो इस सम्मेलन में जुड़ सके भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक बड़ा मैसेज उनको दिया जा सके, जिसमें एक महासम्मेलन को पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे। फरवरी में दिल्ली में 3 दिवसीय बैठक होगी और चुनाव के एजेंडे पर मोहर लगेगी, जिसमें करीब 10,000 बीजेपी नेता शामिल होने वाले हैं और इसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको बड़ी कार्यकारिणी के रूप में भी कहते हैं और अब अलग अलग तरीके की अलग अलग स्तर पर बैठकें होंगी, जिससे वो 10,000 लोग जब अपने अपने राज्यों में जाएं तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए जीत के मंत्र को अपने संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को बता सकें, अपने जो संपर्क में जनता है, जो लाभार्थी हैं, उनको बता सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्या है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो एक चेहरा है जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी सारे रिकॉर्ड तोड़ने का रोड मैप तैयार कर रही है। पहले से भी ज्यादा सीटों पर पहले से ज्यादा वोट पाने के लिए मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। नए साल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पहले दक्षिण के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और उसके बाद राजस्थान और अब अपने गृह क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा चुका है, जिससे कि वो सीधा संपर्क साध सके जनता के साथ। मोदी चेहरा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन तमाम जगहों पर जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उत्तर, पश्चिम और पूरब में बीजेपी की पकड़ मजबूत है। दक्षिण में भगवा फहराने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। नए साल में पहले महीने ही मोदी कांग्रेस और लेफ्ट के गढ़ केरल 2 बार दौरा करने के लिए जा चुकी है और आगे आने वाले समय में भी केरल एक बहुत फोकस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर संगठन क्रिश्चियंस के साथ अपने अलग संपर्क साध रहा है। उन्होंने उनके साथ क्रिसमस भी मनाया, न्यू ईयर भी मनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन अब अलग तरीके से केरल में अपने संपर्क साध रहा है, अपना संगठन खड़ा कर रहा है और वजह है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अमेठी से पहले भेजा और अब केरल में वायनाड से भी कहीं ना कहीं बाहर निकालने की तैयारी में बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी ने 24 में प्रचंड जीत के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें सर्व समाज सम्मिलित है। दलित, महिला, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, लाभार्थी सबका वोट पाने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भेद पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो जाए।